शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास रौनकें यहाँ जितनी भी हैं औरतों के दम से हैं। जी हाँ, जब औरत घर में होती है तो घर संसार पूरा दिखता है, लेकिन वहीं जिस घर में औरत की कमी होती है वो घर चीख चीख कर उसकी कमी को दिखाता है कि ये घर कितना सोना है। औरतें बहुत सशक्त हुई हैं, लेकिन अभी समाज में थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। आइए हम चर्चा करते हैं आज उन मुद्दों पर जिनकी वजह से महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं परेशान रहती हैं। उन कानूनी मुद्दों की बात करेंगे, उन सेहत के मुद्दों की बात करेंगे जो महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे ले जाते हैं, लेकिन किस तरह से कुछ कानूनों की वजह से अब वो सशक्त भी हुई हैं। इन सभी मुद्दों पर आज आवाज़ ख़वातीन में हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं खुशबू, जो कि काउंसलिंग करती हैं दिल्ली पुलिस के साथ। उन महिलाओं की काउंसलिंग करती हैं जो कि तलाक के मामलों से पीड़ित हैं या घरेलू हिंसा की शिकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेशमा रहमान, जो कि औरतों पर ही जिन्होंने रिसर्च की हुई है और जामिया में हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया रत्ना जी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर रेशमा रहमान से। रेशमा जी, आप ये बताइए कि आप लगातार औरतों के बीच रहती हैं, आपने रिसर्च भी की हुई है उनके कई मुद्दों पर, तो आपका अनुभव अभी क्या कहता है? हम कहाँ तक पहुँचे हैं? सशक्तिकरण की दिशा में अभी कमी कहाँ रह गई है? वो कौन से गैप्स हैं जिनको अभी फिल करने की ज़रूरत है? मैं ये देखती हूँ क्योंकि मैं एक ग्राउंड लेवल रिसर्चर हूँ। मैं ग्राउंड पे जाती हूँ, बहुत सारी महिलाओं से मिलती हूँ, उनके बहुत सारे इश्यूज़ को मैं कैच करती हूँ और साथ में और अच्छी बात यह है कि आजकल मैं ये देख रही हूँ पहले के मुकाबले आज में काफ़ी चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। चेंजेस कुछ इस तरह से हैं, आप ये कह लें कि टेक्नोलॉजी की बदौलत है या बहुत ज़्यादा सरकार ने अवेयरनेस के लिए काम किया है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या वुमेन सेल हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लोगों को, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। और ख़ासकर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे आप जैसे प्लेटफॉर्म हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को जोड़ा जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपने इश्यूज़ भी उठाएं और अपनी जर्नी को भी शेयर करें। तो ऐसे में हालात तो बहुत बदलाव हुए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। अब महिलाएं पहले की अपेक्षा खुलकर सामने आ रही हैं। महिलाएं आजकल एक्सप्रेसिव हुई हैं, जो मैं पहले नहीं देखती थी। अगर मैं अपनी मम्मी या फिर अपने जो आसपास की जो महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनमें टैलेंट होगा, ज़रूर था, लेकिन वो एक्सप्रेस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन आज का हालात बहुत बदल चुका है। अब मैं थैंक्स टू एजुकेशन भी कहना चाहूँगी। एजुकेशन लड़कियों को मिला, लोग आज पढ़ा रहे हैं और इवन मेंटालिटी भी काफ़ी चेंज हुई है। ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड लेवल पे देखने को बहुत मिल रहा है। तो मैं कहूँगी बदलाव तो आया है। जाहिर सी बात है कि वैसा नहीं आया है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। जी, बदलाव धीरे धीरे ही आता है। खुशबू, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रही हैं, काउंसलिंग करती हैं, महिलाओं की ग्राउंड पर जाती हैं, महिलाओं से लगातार मिलती हैं, किस तरह के बदलाव आप देख रही हैं? ख़ास तौर से अगर हम 2019 से जो ट्रिपल तलाक आया, उस पर बैन लगा, उसके बाद से किस तरह के बदलाव आपने देखे? पिछले 8 सालों से मैं दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रही हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेल, जिसमें कि रोज़ मैं ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ। चेंजेस आए हैं, पहले से बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी उसमें बदलाव की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो बैन होने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, ये अवेयरनेस बढ़ी है। अवेयरनेस से जो मुकदमे हैं, जो इस तरह के मामले हैं वो रिपोर्ट होने शुरू हुए, जिसको कि हम ये नाम दे देते हैं कि अब केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस बढ़े नहीं, केसेस तो पहले से ही थे, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते थे। हम ये महिलाएं ये मान लेती थी कि हमारा तलाक हो गया, इंस्टेंट तलाक, और वो घर में बैठ जाती थी। लेकिन अब जैसे ही कि 2019 के बाद जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है उस पर कानून आया, उसके बाद अवेयरनेस जहाँ जहाँ फैली है तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू करी है और ऐसे मामले रेगुलर आते हैं हमारे पास। अभी लास्ट में ही एक हफ्ते पहले की ही बात है, एक महिला काउंसलिंग में आई, लेकिन अभी भी उसकी मैं थोड़े सा बता देती हूँ। जी बिल्कुल बताएं। हाँ, नाम मैं शेयर नहीं करूँगी। उसमें ये था कि उसके 2 बच्चे हैं उस महिला के, और जो उसका हस्बैंड है वो ड्राइवर है, ड्राइवर लाइंस है, वो पी के उसके यहाँ घर में चला गया, और वो अपने मैके में थी उस टाइम पे, वो घर चला गया कि तुम आज ही चलो मेरे साथ घर।
उसने बोला आपकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, आप ड्रिंक करे हुए हो, मैं अभी नहीं चल सकती, आप जाओ, अब बाद में आ जाना, मैं चलूँगी। लेकिन उसने नहीं सुना। जैसे तैसे करके उसके घर वालों ने समझा के उसको भेज दिया, क्योंकि और भी गेस्ट उस महिला के घर में थे। वो चला गया, लेकिन वो फिर दोबारा रात में 2 बजे की बात होगी कि वो 2 बजे आता है, फिर वो हंगामा करता है वहाँ बहुत तेज़। तो उसके जब वो फैमिली मेम्बर्स आते हैं निकल के महिला के कि आप यहाँ नहीं करो, यहाँ से जाओ, और उसने मना कर दिया, मैं भी नहीं जाऊँगी आपके साथ। उसने गुस्से में उसको बोल दिया तलाक तलाक तलाक। तो जब उसको ये बोला, वो महिला को नहीं अवेयरनेस थी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की, उसको पता ही नहीं था। जब वो काउंसलिंग में आई, उसने बताया मैम मेरा तलाक हो चुका है, इन्होंने मुझे तलाक दे दी, मैंने इद्दत भी कर ली है, जो कि इस्लाम में इद्दत का पीरियड होता है कि तलाक के, हाँ, तलाक होने के बाद उसने वो इद्दत भी कर लिया। देन वो उसके बाद के मुझे अब मुकदमे में जाना है, खर्चा कुछ उसको मिले, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। देन उसकी काउंसलिंग में उसको बताया गया, मैंने बताया सारे लीगल एस्पेक्ट्स की, ये आपका तलाक नहीं हुआ। अगर तलाक होता तो आप आज यहाँ बैठी भी नहीं होती, क्योंकि वो मैट्रिमोनियल केसेस लिए जाते हैं, तो आप यहाँ नहीं बैठी होती। काफ़ी टाइम मुझे उनको लगा समझाने में कि आप नहीं हो, इस पर कानून आ चुका है। हाँ, कानून आ चुका है, और आप की तलाक नहीं हुई है, तलाक नहीं हुई है, और आप मेंटेनेंस अपना डालो, क्योंकि उसको मेंटेनेंस, अभी उसमें काउंसलिंग चल रहा है, अभी फर्दर वो अभी एक ही काउंसलिंग हुई है। तो अभी ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं रेगुलर, कि जिसमें पहले ये था कि 2019 से पहले की अगर बात करें, मैं काफ़ी 8 सालों से इस पे काम कर रही हूँ फीमेल्स के साथ, जिसमें कि मिक्स कम्युनिटी से और मिक्स रिलीजन से आते हैं हमारे पास केस। इसमें ये था कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में पहले ये था मोबाइल पे तलाक दे दिया 3, ये मैंने देखे हैं खुद से, मोबाइल में दे दिया, या लिख के भेज दिया, या कहीं मोहल्ले या गले में या किसी परिवार के सामने दे दिया तलाक, इस तरीके के। लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ी है, बदलाव तो आया। बदलाव ये आया कि हाँ, महिलाओं को अवेयरनेस है कि ये अब मतलब बैन हो गया है, लेकिन अभी अवेयरनेस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे महिलाएं जिनको नहीं पता है, ऐसे पुरुष भी हैं जिनको नहीं पता है कि ये बैन हो गया है, वो प्रैक्टिस में है। और बहुत सारे ऐसे जो जिनके पास वो जा रहे हैं, जो भी हैं काजी हो गए या जो भी, जैसा कि उसने बताया कि मौलवी से मैंने पूछा था, उस महिला ने बोला मौलवी से पूछा, उन्होंने बोला है कि तलाक हो गया। मैंने उनसे नंबर भी मांगा कि आप मुझे प्लीज़ उनका नंबर शेयर करो, मैं पूछती हूँ कि उनको अवेयरनेस नहीं है, या मैं उनको बताती हूँ आज आपके साथ हुआ, कल को वो किसी और को। लेकिन उसने मुझे नंबर शेयर नहीं किया और उसने मुझे बताया भी नहीं। तो मतलब इस पे अभी अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम करना है, और साथ साथ डेवलपमेंट पे, क्योंकि आप तलाक में वो चले गए हैं जो भी है, लेकिन जो मेन उसकी जो दिक्कतें हैं कि खर्चा नहीं है बच्चों को, वो कैसे पाले, उस पर रोज़गार नहीं है, पति ने दूसरी शादी कर लिया, वो रहते हुए भी कर लेता है शादी के, अभी निकाह में है वो तब भी दूसरी शादी कर रहा है। इस पे तो कोई पॉलीगैमी पे रोक नहीं लगी कोई है। रोक नहीं है। दूसरा ये है कि अभी जब देखा जा रहा है, मामले ऐसे भी आ रहे हैं कि अब 2019 के बाद, और अब 19 के बाद एकदम से तो चीज़ें नहीं चाहिए। इस साल की हम बात कर लेते हैं 2023 की, जिसमें कि ऐसा भी आ रहा है तलाक़ हसन जो है, अब उसके अकॉर्डिंग जो पुरुषों ने अपना रूप चेंज कर लिया है कि वो अब इंस्टेंट तलाक, उनको पता है कि सज़ा हो जाएगी जो भी है, तो अब वो तलाक़ हसन और ऐसे मामले ज़्यादा बढ़ गए हैं। ट्रिपल तलाक से ज़्यादा जो अब काउंसलिंग में आ रहे हैं, वो ऐसे मामले आ रहे हैं कि जी मुझे अभी पहली तलाक आ गई है मेरे पास, बाय पोस्ट भेज दिया, या लॉयर ने फ़ोन पे भेज दिया, सेकंड भेज दिया है, और सेकंड के बाद फिर वो CAW सेल में आ रही हैं कि अभी हमें लीगल एक्शन में ही जाना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें अभी हैं, तो उन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। एक तो अवेयरनेस पे, दूसरा उनके डेवलपमेंट पे कि आखिर तलाक के बाद फिर वो क्या करें जी। क्योंकि उनको अलग भी नहीं होना है। महिलाएं कह रही है मुझे इसी के साथ रहना, अगर दूसरी भी कर ली है लेकिन मुझे रहना, मैं अपने बच्चे कैसे पालूंगी, मेरा हक है, मैं पहले थी। कुछ केसेस में है कि नहीं मुझे बिल्कुल अलग होना है, लेकिन एलिमनी दे और हक, जो महर की बात है, महर बहुत कम बांधते हैं। तो उससे अभी जो रिसेंटली अभी एक केस में ये हुआ था कि मैं इसकी महर दे दूंगा, और महर थी 10,000 रुपये और उसके 2 बच्चे, कि महर दे दूंगा और मैं इसको इद्दत का जो खर्चा आएगा वो दे दूंगा। वो आखिर लाइफ में कैसे गुजारा करेगी, फिर 10,000 रुपये तो गुजारा नहीं चल सकता। तो ये चीज़ें जी बिल्कुल, आपने काफ़ी सारे यहाँ 3-4 पॉइंट्स आपने विशेष तौर पे जो है जिन पे प्रकाश डाला है। हम रेशमा जी से बात करते हैं। जैसा कि खुशबू ने बताया, डॉक्टर रेशमा, कि मौलवी जी को भी नहीं पता कि ट्रिपल तलाक बैन हो चुका है। वहाँ हस्बैंड्स, बहुत सारे हस्बैंड्स को नहीं मालूम है, मतलब पुरुषों को नहीं मालूम है कि बैन हो चुका है, महिलाओं को नहीं पता है ये बैन हो चुका है। और जो थोड़ी बहुत रकम मेहर की दी जाती है, जैसे इन्होंने कहा 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये में किसका गुजारा कैसे होगा। तो वो तरीका तो ये है कि जो इस्लाम के हवाले से वो मेहर दे के वो छुट्टी पाना चाहते हैं कि ठीक है हमने कर लिया।
अब इसका उपाय क्या है? रत्ना जी, खुशबू क्योंकि ये काउंसलिंग करती हैं कॉन्टिन्यूस, रोज़ अलग अलग महिलाओं से मिलती हैं और इनका एक्सपीरियंस जो भी ये लेकर आएंगी, ये बहुत कुछ नया बता रही हैं और ये काफ़ी चीज़ें हम लोगों को मालूम भी है। मेरे ख़्याल से एक बहुत अच्छी बात इन्होंने हाईलाइट की है यहाँ पे कि मौलवी का रोल यहाँ पे हमें देखना होगा कि मौलवी जो है वो भी अपडेटेड नहीं है। यानी कि अगर आप कोई एजुकेटेड फैमिली है, वो मौलवी के पास जाना आज पसंद नहीं करती है। इसलिए पसंद नहीं करती कि उसको मालूम है कि उसके पास कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। जी। तो ये वही महिलाएं ज़्यादातर इसको प्रेफर करती हैं जो बहुत सारी लीगल चीज़ों से अवेयर नहीं है या फिर उनको फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो वो मौलवी के चक्कर में पड़ती है। या कुछ बहुत ज़्यादा इस्लामिक होती हैं तो इस्लामिक वैल्यूज़ पे चलती है, लेकिन यहाँ पे मौलवी को प्रेफर ना करके हमें कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना होगा। या बहुत सारे जो है NGOs काम कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रही हैं या फिर वुमेन को लेकर काम कर रही हैं, वो एक सही रास्ता बता पाएंगी, तो उनको टच करना चाहिए। दूसरी बात आ रही है अवेयरनेस की। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा काम करना होगा। इसमें न सिर्फ कोई ऑर्गेनाइजेशन बल्कि सिविल सोसाइटी को भी बहुत अहम रोल अदा करना होगा। यहाँ पे बात आ जाती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो बनाया गया है उसका काम क्या है, उसको इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा, क्योंकि वो एक ऐसा बोर्ड है जो ये दावा करता है। लेकिन वो तो अपोज करता रहा है, वो तो अपोज करता रहा है ना, वो कैसे एड्रेस करेगा इसको? वो तो अपोज करता रहा है इसे। तो अगर अपोज कर रहा है तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता है कि बहुत सारी, जैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो बैन गवर्नमेंट ने किया है, तो उसको अपोज करने का फिर हक नहीं है। मेरा मानना है, मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और मैं अपने हक की बात कर सकती हूँ और कानून सुनेगा। तो जब आप अपोज कर रहे हो, मेरी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको क्यों मानूंगी? जी। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्यों मानूंगी? मेरे पास कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, मुझे इंसाफ वहाँ से मिलेगा। अगर आप जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या बहुत बड़ी बड़ी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अगर मुस्लिम महिलाओं के प्रॉब्लम्स को टाइम रहते विद इन द फ्रेम एड्रेस नहीं करती हैं, या उनको अगर अवेयरनेस भी नहीं है तो उस पर काम करें कि ये मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे हैं, उनको टाइम रहते सॉल्व करें। अगर क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी का आप अगर देखते हो, जैसे खुशबू से मेरी बात हुई थी पहले, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बहुत सारे अपने मसले जो है चर्च में सॉल्व कर लेती है और उनके अपने एक दायरे हैं उसी में, इसलिए केसेस हमारे सेंटर तक नहीं आते हैं। तो ये काम जो है ऑलरेडी इस्लाम में भी है इसका प्रोविज़न कि जो ये लॉ, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या बहुत सारी तंजीमें हैं वो काम कर सकती हैं, ताकि देखो एक तो गवर्नमेंट पर भी बर्डन नहीं जाएगा, प्लस कोर्ट के ऊपर भी बर्डन नहीं जाएगा। लेकिन डॉक्टर रेशमा, फिर यहाँ पर वही बात आ जाती है कि वो संस्थाएं कितनी ईमानदारी से महिलाओं के पक्ष में ये फैसला देंगी, क्योंकि वहाँ पर फिर जब दो रास्ते अख्तियार करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं जो अन्याय है वो औरत की झोली में अन्याय ही आता है, उसको न्याय नहीं मिलता फिर। उसके दो बहुत इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन में महिला का रोल बहुत कम है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये भी देखना होगा कि वहाँ महिलाएं हैं या नहीं। मैं अब मेरी प्रॉब्लम को मेरी जैसी महिलाएं ही समझ सकेंगी, ठीक है, तो वहाँ पे एक ये देखना होगा कि वो है नहीं। दूसरी बात ये है पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा हावी है, यानी हमेशा आप वुमेन को एज ए सेकेंडरी सोच के बैठ जाते हो, और पैट्रियार्की को बहुत बड़ा मैं तो चैलेंज मानती हूँ कि उसकी वजह से ये हमारे कल्चर में ये प्रॉब्लम फैली हुई है। ये एक रिलीजन का मसला नहीं है, ये हमारे कल्चर का मसला है। कैसे इससे उभरेंगे हम लोग? हमें लड़ना होगा महिलाओं को इकट्ठा होकर। जब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया था एक फिलोसोफर ने, उसने बोला था सिस्टरहुड, यानी कि हम सब महिलाओं को, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, एशिया की बात, ये वर्ल्ड वाइड वुमेन जो है इश्यूज़ को लेकर खड़ी हो, आवाज़ उठाएं। और बहुत सारे आप मूवमेंट देख सकती हैं, जो बर्निंग ब्रा का कॉन्सेप्ट था या फिर रेसिज्म का था, या बहुत सारे वर्किंग वुमेन्स आप यूरोप में और अरब उसमें ख़ासकर USA में देख सकते हो, लोगों ने आवाज़ उठाई क्योंकि वो उससे स्ट्रगल कर रही थी। तो लेकिन उसको सपोर्ट तो इंडियन वुमेन ने भी किया, ईरानी वुमेन ने ईरान का भी किया। अभी ईरान का केस देखिए, ईरान क्या है, एक इस्लामिक रिपब्लिक है, वहाँ पे जो महिलाओं को उनकी चॉइस के हिसाब से पाबंदी लगाई गई कि आप अपने हेयर कवर आपको करना होगा। आप उसको चॉइस रखो, आपने महिलाओं से क्यों नहीं पूछा कि वो क्या करना चाहती हैं? वो फ्रीडम तो आपको देनी पड़ेगी। तो अगर उसकी अब आपने इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाल दी, उनके फीलिंग्स को आपने इग्नोर किया, रिवोल्यूशन तो आएगा ही। 2022 में नोबेल पीस प्राइज़ जो है एक
जेल्ड महिला को मिला है, नादिरा शायद उनका नाम है, क्योंकि वो वुमेंस राइट के लिए ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है, वहाँ की जो पॉलिसीज़ है वुमेन को लेकर उसके ख़िलाफ़ है और वो हक़ के लिए लड़ रही है। आज पूरी दुनिया की महिलाएं उनके साथ हैं, तो चेंज तो ऐसे आएगा। बिल्कुल। खुशबू, आपसे जानना चाहते हैं कि पॉलीगैमी जो है वो कितनी बड़ी समस्या है? पॉलीगैमी बहुत ज़्यादा समस्या है इस टाइम उसकी, क्योंकि हर दूसरा केस मुस्लिम महिला में या वैसे भी अदर जो उसमें केसेस हैं कम्युनिटी के, उसमें क्या है, अब जो सेकंड मैरिज का है जिसमें कि मुस्लिम में तो है कि आप सेकंड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सेकंड कर लिया कि हम तो हमारे यहाँ तो इजाज़त है, हम 2-3 कर सकते हैं, मैंने कर लिया शादी। लेकिन जो दूसरी कम्युनिटीज़ है उनका क्या है, उन्होंने रूप इख्तियार कर लिया लिव इन का, कि हमें ये है कि हमने शादी नहीं करी है मैडम, हम लिव इन में रह रहे हैं। लेकिन प्रताड़ित तो वो हो रही है ना महिला, कि आप लिव इन में रह रहे हैं लेकिन उसको छोड़ के चले गए, बच्चे छोड़ के चले गए, आप दूसरी औरत के साथ रह रहे हैं, आपने शादी का उसको रूप नहीं दिया लेकिन आप रह रहे हैं शादी की तरह। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ये आ रही सामने, ये बहुत ज़्यादा। हर दूसरा केस इसी का है कि दूसरी महिला के साथ रह रहा है और उसको जो उसकी बिहाता है, जो उससे शादी किया, उसको उसने छोड़ दिया है, या दूसरे में उसके बच्चों को नहीं देख रहा है, बच्चों को पाल रहा है। और जो उनके, क्योंकि महिला भी बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं हटना चाहती, कि हर केस में ये नहीं चाहेगी महिला कि मुझे छोड़ना है, वो ये कोई भी महिला नहीं चाहती अपना घर तोड़ना, अपना घर छोड़ना नहीं चाहती कि मेरे बच्चे हैं, उसको बाप भी मिले, और जो उसका हक है, जो हक है वो उसको मिले, कोई दूसरी महिला आके उसका हक ना ले। तो वो लिव इन में अब बहुत रूप बदल लिया है। वही है, वायलेंस जैसे स्टार्टिंग से होता है, और स्टार्टिंग से जो वायलेंस शुरू हुआ है पैट्रियार्की से जो हमारा हुआ, लेकिन उसने क्या किया, वायलेंस खत्म नहीं हुआ है, वायलेंस अपने रूप बदल लेता है जी। हर साल नए रूप में वो आता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें कि बेनज़ीर हिना का शायद आपको केस मालूम होगा, जर्नलिस्ट है और उसके साथ भी यही हुआ, उसे तलाक के हसन उसको दिया गया, उसका बेटा भी है, उसको कोई मेंटेनेंस भी नहीं दिया गया, और उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, उसका बच्चा भी हो गया। ये हम पढ़े लिखे उस तबके की बात कर रहे हैं जो पढ़ा लिखा भी है, जिसके कानून तक भी हाथ है, सब जगह है, इसके बावजूद भी वो प्रताड़ित है। तो ऐसे मामलों में, और उसे ये भी कहा गया, जो बेनज़ीर वो उसके हस्बैंड के लॉयर ने ये भी कहा कि जाओ पहले हलाला करा कर आओ, उसके बाद हम देखेंगे। तो अगर ऐसी बात भी किसी से कही जाती है तो वो उसके लिए तो बहुत दुखद बात थी ये, कि ऐसी बात कही गई। आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप ग्राउंड पर होती हैं, महिलाओं से बात करती हैं, तो वो क्या अपनी परेशानियाँ आपसे बताती हैं? क्या ये समस्याएँ हैं? हाँ, ये समस्याएं हैं, लेकिन हाँ, हलाला का आपसे मैंने वर्ड सुना है, लेकिन अभी 3 साल जब से इंस्टेंट तलाक जो बैन हुआ है, उसके बाद से मैंने मतलब बहुत ही कम, पता नहीं सुना भी नहीं सुना, हलाला वाला तो नहीं सुना, क्योंकि इसमें अवेयरनेस हो गई है उन महिलाओं को कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, और है भी नहीं, इस्लाम में नहीं है हलाला का कॉन्सेप्ट, ये बनाया हुआ था जो भी था उसका। तो वो जो अपनी परेशानियां लेकर आती हैं, अभी सेकंड यही है कि एक तो तलाक हसन, जो मैंने आपको पहले बताया कि अब इंस्टेंट तलाक की जिसको इन्फॉर्मेशन हो गई, जो अपडेट है पुरुष, तो वो तलाक हसन में जा रहा है। दूसरा ये है कि दूसरी शादी कर ली है, बच्चों को नहीं देखना, उसको छोड़ के चला गया, उसके साथ फिजिकल और मेंटल वायलेंस तो है ही। जब उसने दूसरी शादी, कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दोनों रिश्ते मेंटेन कर रहा है, उधर भी और उधर भी। पहली वाइफ को नहीं पता कि वो सेकंड के साथ रह रहा है, जब उसको पता चला तब उसने उसके साथ वायलेंस करना शुरू कर दिया। जो पहली बीवी है उसने आवाज़ उठानी शुरू करी, आपने हमें धोखा दिया, या जैसे भी उसको पता चला आपने ये किया, तो उसको मारना, पीटना, मेंटल वायलेंस उसके साथ करना शुरू कर दिया। जब वो काउंसलिंग में आती है, वो बताती है, मैम उससे पहले ठीक था, लेकिन जैसे ही मुझे सेकंड मैरिज का पता चला, उसने मेरे साथ ये सब शुरू कर दिया, और हाँ, कि अब मैं आपको रखूंगा नहीं, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। उनको पता है कि वो अपने कुछ नहीं कर सकती, वो अपने, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घर में हाउस वाइफ हैं, वो कुछ अर्निंग नहीं करती, तो वहाँ वो पुरुषों का रोल और हावी हो जाता है, आर्थिक पक्ष यहाँ हावी हो जाता है, उनके ऊपर हावी हो जाता है कि अब भाई तो ये मेरे बिना कुछ है नहीं, जो मैं करूँगा ये मानेगी। अगर मैंने बोला कि मैं दूसरी वाली लाके यहीं रखूँगा, तो मैं उसके साथ रहना पड़ेगा, मजबूरी है कि मैं अर्निंग नहीं हूँ, मेरे पास नहीं है, आर्थिक स्थिति मेरी नहीं है, तो मैं कैसे बच्चे पालूंगी, मजबूरी। कहीं ना कहीं महिलाएं कुछ केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। लेकिन हम सिक्के का दूसरा पहलू अगर देखें, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बिल्कुल लोअर बैकग्राउंड से आए और उन्होंने वायलेंस मतलब झेलना नहीं है आगे जो भी हुआ, तो उन्होंने इंस्टेंट ये बोला है कि मैम मुझे रहना ही नहीं है, मैं पोंछा झाड़ू लगा लूँगी, लेकिन मैं अपना जो है बच्चे पाल लूंगी, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। ये भी बदलाव, ये बहुत आया, मतलब बहुत बड़ा बदलाव है ये। हाँ, और खासतौर से आप जिस तबके की बात कर रही हैं, अगर कि जो घर में अगर काम करती कोई, है ना,
डोमेस्टिक हेल्प है, और अगर वो इस तरह से सोचती है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ये आत्मसम्मान की ऐसे बात मैंने है। केसेस बहुत देखे जो नीचे तबके के लोग हैं, उन्होंने बहुत जल्दी से, क्योंकि उनको नहीं डर है कि सोसाइटी का मैं पाल लूंगी, इसको निकालूं। वो कहीं ना कहीं सक्षम है ना, हाँ, सक्षम है कि कमा मैं सकती कमा है रही और वो हूँ कर सकती है। और ये रोज का है। आज भी एक महिला से मैं मिली जब काउंसलिंग में, उसने भी बोला कि मैडम ये दूसरी औरत रख ली है, मुझे इससे खर्चा नहीं चाहिए, वो खर्चा देने को कि मैं रेडी, मुझे खर्चा नहीं चाहिए, मैं पाल लूंगी बच्चे अपने, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन मैं कुछ भी काम करके पाल लूंगी, लेकिन इसको मुझे आगे जो भी इस पे केस बनता है वो करिए। तो ये महिलाओं में ये बदलाव तो आ रहा है। जब मेरा जो मानना ये है, जितनी इंडिपेंडेंसी बढ़ती है, आप कमाते हैं और अर्निंग होती है, आप अपने डिसीजन जो महिला है वो खुल के ले पाती है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो स्थिति है वो बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। खुशबू, मुझे इंसाफ चाहिए जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम इस तरह के मुद्दे उठाते हैं और काफ़ी मामले आते हैं हमारे पास। आपका अनुभव जो है वो क्या कहता है, हर तबके की महिलाओं में है ये? हर तबके की महिलाओं में। वो हम आपसे जानना चाहते हैं कि निचले तबके में है या अपर क्लास में भी है? ये हर तबके में। मैं आपसे थोड़ा उदाहरण चाहूंगी, अगर आप बिना नाम लिए अगर कुछ बताना चाहें। बिना नाम लिए मैं ये बताऊँ, हायर सोसाइटी से भी है, डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं, डॉक्टर्स का भी मैंने केस डील किया है, लॉयर्स का हो गया है, पुलिस पर्सनल के हो गए हैं, ठीक है, और इससे हायर अथॉरिटी में जाएं हम, उसके भी मैंने केस किए हैं, मतलब डील किया। काउंसलिंग मैं बताना नहीं चाहूँगी रैंक, तो IAS IPS, हाँ, इस तरीके की भी काउंसलिंग की है। तो आप बोलेंगे ये जो वायलेंस है कि निचले तबके में ये नहीं है, वो हायर सोसाइटीज़ में भी है। हायर सोसाइटीज़ में महिलाओं का ये है कि वो कहीं ना कहीं बंद के रह जाते हैं थोड़ा सा, कि हमारे समाज में मतलब क्या बोलेंगे की बात, हाँ, क्या बोलेंगे, अगर हम गए तो हमें क्या बोलेंगे, हमारा नाम ऐसे उछाला जाएगा, हम बहुत रेपुटेड हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब होता है वो एक डर होता है कि बाहर हमें सोसाइटी हमें ये ना, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए डर खत्म भी हो रहा है। अब खुल के आ रहे हैं कि ठीक है, अब शहरों में तो मैम ये आम है कि दिल्ली जैसी सिटी में हम बैठेंगे, ठीक है, यहाँ तो कोई किसी को पूछता नहीं है, अब मुझे ये डिसीजन जो हुआ ठीक है, ऐसी भी महिलाएं हैं। लेकिन जो मैम आप जो गांव से बिलोंग करते हैं या विलेजेस से, वो भी आते हैं यहाँ पे, जैसे जिनका हस्बैंड है, ससुराल है, वो यहाँ का है, लेकिन जो महिला है वो पीछे से विलेजेस से, मैम वहाँ पता चल गया तो मेरी दूसरी शादी होगी नहीं, और मुझे मैं थोड़ा वो ये कहती हैं कि मैम अगर वहाँ गाँव में पता चल गया तो दूसरी शादी हमारे में होती नहीं। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो आके कहते हैं हमारे यहाँ दूसरी शादी नहीं होती है, तो मैं इसी के साथ रहूँगी, चाहे वायलेंस करे या कुछ भी करे। तो उनको फिर वो काउंसलिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें उनसे निकलती हैं, उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करा जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप वायलेंस में कल को उसको कुछ हो गया तो वो ज़्यादा बेटर है या उस शादी से निकलना बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। रत्ना जी, इनके साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ कि जो ये बता रही हैं खुशबू, ये बहुत ग्राउंड लेवल की रियलिटी है। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे उतर रही हूँ वहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि जब से ये बिल आया, यानी कि आप बैन कर दिया गया इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उसके बाद मैंने मासिव चेंज देखा है ग्राउंड लेवल पे। वो औरतें जो काउंसलिंग तक नहीं आती हैं या फिर उनके केसेस इतने बिगड़े नहीं हैं, लड़ाई झगड़े में भी जो है तलाक बहुत, ये ट्रिपल तलाक बहुत कम हो गया था, और ये जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा था, यह सदियों से औरतें पीड़ित थी, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। इसका प्लस पॉइंट ये हुआ है, मासिव चेंज इस तरह से देखा जा सकता है कि आज महिलाएं जो हैं, क्योंकि वो जागरूक भी हैं, ये आप दे नहीं सकते ट्रिपल तलाक, आप इंस्टेंट बोल नहीं सकते तलाक तलाक तलाक, सो दैट मेंटल हैरेसमेंट की शिकार नहीं हो रही है। इस पर हमें गौर करना पड़ेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सरकार ने ये चीज़ बैन कर दी है तो ये मेरा मर्द ये कर नहीं सकता, तो इस तरह की वो हैरेसमेंट और डर और खौफ से बाहर निकल निर्भीक होकर रहती है, निर्भीक होकर रह रही हैं, और अब वो एम्पावर्ड है। अगर मर्द बोल नहीं सकता, वो भी जानता है कि कानून मानने का नहीं, अगर किया तो लीगल एक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बैन हुआ है उसने महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को सशक्त किया है, तो ये एक अचीवमेंट है। अब एक बड़ा मसला है पॉलीगमी का, जिसमें क्योंकि ये प्रोविज़न है कि आप 2 शादी कर सकते हो या 3 कर सकते हो, क्योंकि जो इस्लामिक वैल्यूज़ है, जो इस्लाम ने बोला है, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। सपोज़ आप भी जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ में आपको बताया भी होगा कि इस्लाम में ऐसा है नहीं कि जब तक पहली जो उसकी वाइफ है अगर वो अलाउ नहीं करती आप शादी नहीं कर सकते।
और इस्लाम में एक मेंशन क्लियरली, जो कुरान में उसमें मेंशन भी किया गया था, वो सूरह मुझे याद नहीं है, उसमें ये बताया गया है कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा शो है कि मुझे इंसाफ चाहिए, औरतों की बात है, तो अगर आप इंसाफ अपनी दूसरी वाइफ से नहीं कर सकते हो या और भी आपने शादियाँ की हैं, अगर नहीं कर सकते हो, पहली पे रहो। ये क्लियरली, लेकिन ये मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है। ये मैसेज को खा लिया गया है, छुपा लिया गया है, क्योंकि फिर वही पितृसत्ता, पैट्रियार्की आ जाती है। हमारे कल्चर में जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, हमने क्यों ही बताना है, इससे फ़ायदा मर्दों को हो रहा है, तो वो इस बात को छुपा लिया, बहुत स्मार्टली छुपा लिया गया। जी। अब एक जो मसला आ रहा है डॉक्टर रेशमा कि जब हम इन सारी समस्याओं के निदान की बात करते हैं तो वहाँ यूसीसी आ जाता है जी। अब जैसे आपने बताया कि ट्रिपल तलाक पे बैन लगा, निश्चित तौर पर महिलाओं को मानसिक तौर पर भी काफ़ी अब वो एक तरह से सशक्त हो गई हैं। तो अब अभी महिलाएं ही कह रही हैं, जैसे उत्तराखंड का हम देख रहे थे, वहाँ कई महिलाओं ने कहा कि नहीं, कोई पॉलीगैमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि या तो उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें वंचित रखने के लिए वही सिस्टम चलता रहे, ताकि जैसा भी चलता है वो उसमें कोई बदलाव ना आ सके। तो महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं, या किसी के द्वारा यदि उन्हें कुछ कहा जा रहा है तो वो कितना सच है। या आप दोनों से मैं इसका जवाब चाहूँगी, क्योंकि जब मुस्लिम महिलाएं सामने आके कहती हैं कि नहीं, हमारे कम्युनिटी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी जैसे आप बता रही हैं कि ऐसा हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि निचले तबके में हो रहा है, तकरीबन हर तबके में है, तो वो दंश तो सभी महिलाएं झेल रही हैं। तो फिर उपाय क्या है, क्यों महिलाएं सामने नहीं आ रही हैं? देखिए, उपाय की अगर आप बात कर रही हैं तो थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगी। एक बिल आया था जिसे भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हिंदू कोड बिल। जब ये बिल आया तो आपको मालूम है कि अपोज करने वाली सबसे ज़्यादा कौन थी? मर्द नहीं, महिलाएं थी। वो महिलाएं वो कह रही हैं कि ये जो बिल है वो हमारे ख़िलाफ़ है, और काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, आवाज़ उठाई थी। लेकिन आज उनको समझ आया, 70 साल बाद चलो समझ आया, और वो आज़ादी उनको मिली है बहुत सारी, क्योंकि रिलीजन में पॉलीगैमी है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल आया है उसमें पॉलीगैमी बैन की गई है। ये क्लियर होना चाहिए। ये आज़ादी हिंदू कोड बिल करके मिल गई। मेरा मतलब आज, क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब उस ज़माने के हैं, इस ज़माने में मैं हूँ, तो मैं उनसे सवाल ज़रूर करती कि आपने ये करना था, क्योंकि वुमेन है, इंडियन वुमेन है, उससे रिलीजन से हटाकर आपने वहाँ जोर देना था इंडियन सही बात, कोड बिल, इंडियन वुमेन कोड बिल होना चाहिए। तो वो 75 साल हम पीछे नहीं जाते। हमने तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने डॉक्टर रेशमा, वाकई यहाँ सोच की बात है कि दूरदर्शिता कितनी आती है जब आप नीति निर्धारक होते हैं, जब आप बनाते हैं नीतियां, तो उस समय आप कितनी दूरदर्शिता के साथ, उस समय निडर होकर नीतियां बननी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज मुस्लिम कुछ जो चंद महिलाएं आवाज उठा रही हैं, उस टाइम पे भी उठाई थी, तो ये भी बंद हो जाती 75 साल में, तो हम तो पीछे हो गए। दूसरी अहम बात यह है कि यूसीसी को लेकर इतना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप ड्राफ्ट को पढ़ो नहीं, गवर्नमेंट आप पे इम्पोज नहीं कर रही है। अगर गवर्नमेंट ने इम्पोज किया तो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उस बिल को पहले जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और बहुत शांति से समझने की ज़रूरत है कि आखिर इस बिल में महिलाओं को लेकर क्या है। अगर कुछ खामियां हैं जो इसको गवर्नमेंट ने या एड्रेस किया है और उसको बैन करना चाह रही है, और वो फ़ायदा है महिलाओं को, तो उसको ये बैन होना चाहिए। पॉलीगैमी क्यों होना चाहिए? मुझे लगता है कि आज वॉर नहीं हो रहा है, महिलाएं विधवा नहीं हो रही हैं, बच्चे अनाथ नहीं हो रहे हैं, तो आपने क्यों ही 2-3 शादियां चलानी हैं? पहले आप एक बीबी का खर्चा उठा लें। नहीं, यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, जैसे खुशबू ने बताया कि महिलाएं जो हैं जिनकी दूसरी शादियां अगर पति कर रहे हैं, कुदरती तौर पर कोई भी महिला नहीं चाहती कि उसके जो बच्चे हैं वो चाहती है उसको माता पिता दोनों का प्यार मिले, उसके फादर का और का। तो कुदरती तौर पर कोई महिला दूसरी महिला को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो। यहाँ पर हम सिर्फ एक मनुष्य के तौर पे बात कर रहे हैं, इंसानी उस जज्बे की बात कर रहे हैं, उसके भीतर जो चलता है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो जो है भावनात्मक तौर पे जो है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों से और अपने पति से जुड़ी रहती है, और वो चाहती है कि वो एक परिवार जो है वो टूटे नहीं, बना रहे। तो जब एक महिला ही नहीं चाहती है, ये एक स्वाभाविक जब उसके भीतर की इच्छा है कि नहीं, ऐसा हम बांट नहीं सकते अपने आप को या अपने बच्चों को, तो ये कैसे दूसरे लोग जो हैं वो उसको उस पर इम्पोज कर सकते हैं रिलीजन के नाम पर, या किसी प्रथा के नाम पर, या किसी उसको जो भी हवाला दे दें। एक मर्द अपनी पत्नी को बांट सकता है?
सवाल है, बहुत तो अच्छा एक सवाल है। महिला अपनी पत्नी को क्यों बांटे, सॉरी अपने पति को क्यों बांटे, वाकई इस पे गौर नहीं करते। बिल्कुल। क्यों ही बांट रहे हैं? अब वो वक्त नहीं है कि बांटा जाए। आप एक जो है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ खुश हैं, लॉयल हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये होना चाहिए। जो आज इतने केसेस बढ़ रहे, इतने हालात ख़राब हैं डिसलॉयल्टी की वजह से, पॉलीगेमी की वजह से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं लिविंग रिलेशनशिप की वजह से। यानी कि आप लिविंग में, आप ये देखो, ये लिविंग का क्या कॉन्सेप्ट है? लिविंग में ये है कि जो सिंगल लड़का है या सिंगल लड़की है वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो कोई चलो मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन एक मैरिड जो मैन है वो एक सिंगल लड़की है उसके साथ रह रहा है, तो ये तो इसको मान्यता नहीं होनी चाहिए। इस पे मान्यता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि यूसीसी में अगर आया तो ये इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए? तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ, मेरे पहले से जब मैं केसेस देखती हूँ ग्राउंड लेवल पे, मेरा ये था कि हाँ ठीक है, वो अच्छा है कि लिव इन है, आप मैरिड ना हो, उसमें एक कंडीशन आनी चाहिए कि दोनों मैरिड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है और वायलेंस का जो है वो बहुत बड़ा है उस चीज से छोड़ने का। जिन चीजों को रोकने के लिए हम कर रहे हैं वो उसकी वजह से जो है लिव इन की वजह से उनको ही कहीं ना कहीं जो है बढ़ावा मिला। और इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि लिव इन वाला, जैसे किसी को अलग होना है, डाइवोर्स लेना है अपनी पत्नी से, या कहना है कि मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ, तो वो उसको हथियार बनाता है लिव इन को। वो कहता है मैडम मैं तो लिव इन में रह रहा हूँ, और लिव इन में क्या करूँगी, कुछ तो है नहीं, क्योंकि उसका आधार ही डाइवोर्स है। अगर वो महिला कोर्ट भी जाती है तो उसको क्या है, लिव इन का, क्योंकि क्रिमिनलाइज है नहीं वो, तो उसको ये है कि उससे वो डाइवोर्स ले सकती है, तो वो आसानी से वो तो बच गया। जबकि उसको वो करना नहीं है, उसको अपने हस्बैंड के साथ रहना है, वो चाहती है वापस आए। और महिलाएं ये आके कहती हैं कि हम अपने पति पे कुछ नहीं करवाना चाहते, हम जो वो औरत है ना, जो दूसरी औरत है, हम उस पे करना चाहते हैं केस। फिर उनको समझाना पड़ता है, भाई उनको चलाने वाला, उन दो औरतों को चलाने वाला कौन है? वो पुरुष है ना। उस महिला की तो उसमें गलती नहीं है ना, आपका सिक्का खोटा है, उसने आपके साथ दगा किया है, उस महिला की क्या इसमें दिक्कत? वो उसने थोड़ी ना कुछ किया, दूसरी महिला ने, वो भी उतना ही आपकी तरह प्रताड़ित है, वो भी आ गई। कल को आप वो उसको छोड़ देगा तो वो बेचारी वो भी ऐसी चलेगी कि मुझे ये चाहिए, कि मेरे बच्चा हो गया, लिव इन से बच्चे भी हो रहे हैं कि मेरे बच्चा हो गया, अब उसको कौन भरण पोषण करेगा, वो छोड़ के चला गया। फिर पहले की बात ये भी हो रहा है। तो लिव इन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, आपका कहना है ये मैरिड, हाँ मैरिड पे नहीं होना चाहिए। लिविंग जो है अगर ये बहुत ज्यादा फ्लोरिश्ड हो गया तो ये जो है हमारे यहाँ की संरचना को भी खराब कर देगा, मैरिज के कॉन्सेप्ट को बहुत ही पीछे ले जाएगा, और हमारे यहाँ जो मैरिज इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं वो खराब हो जाएगी। भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत ही पाक रिश्ते को फॉलो करती है, उस परंपरा को निभाती है। हम वेस्टर्न नहीं है, इस चीज़ को समझना होगा। दूसरी बात आपने कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप पर थोड़ा गौर करना चाहिए, क्योंकि अभी एक हरियाणा का केस मैं आपको हाईलाइट करूंगी। वहाँ पे एक काफ़ी सोशल मीडिया पे ये पॉपुलर था, ये वायरल था ये वीडियो, जिसमें क्या होता है कि मैरिड मैन है और डॉक्टर है वो, और वो जो है एक अनमैरिड लड़की के साथ 2 साल रहा, उसके बाद उसको बिल्कुल रोड पे ला दिया। वाइफ जो है वो ऑलरेडी उसके पास थी, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये बताइए कि जो लड़की 2 साल उसके साथ रही है, कौन शादी करेगा उससे? और उसने तो अपने पेरेंट्स खो दिया, अपने रिश्ते खो दिए, और उसके पास फिर बचा क्या? हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी मैं ऐसे कपल को जान रही हूँ जो अनमैरिड है, दोनों एक साथ हैं, लेकिन वो 10 साल 3 साल 4 साल के बाद सेपरेट हो जा रहे हैं, और उसके बाद उनकी एक काफ़ी एज आ जा रही है, उसके बाद उनको बहुत मैरिज में इंटरेस्ट नहीं रह रहा। तो ये सारे जो इश्यूज़ है वो हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ रहे हैं, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आज हम ये वाले इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम वो वाले इश्यूज को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो समस्या अभी बढ़ रही है या जो कल को जाके विकराल रूप ले ले, उसको यहीं पर रोक देना बेहतर है। तो महिलाओं को आगे आकर रखना चाहिए ये बात। खुशबू, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप पूरा नाम क्या लिखती हैं अपना? मेरा नाम मैं खुशबू ही लिखती हूँ। मुझे पसंद नहीं था स्टार्टिंग से ही कि मेरे नाम के पीछे आगे पीछे कोई सरनेम लगे या कुछ मैं जोड़ूं, तो मैंने शादी के बाद भी कोई सरनेम नहीं लगाया और उससे पहले भी नहीं लगाया। अच्छा, हाँ। और दूसरा ये है कि मेरी बेटी है 3 साल की, मैंने उसके नाम के आगे भी कुछ नहीं लगाया, और मैंने बोल दिया कि मैं जैसे रही हूँ भाई, मेरी आइडेंटिटी अपनी है, वैसी मेरी बेटी की रहेगी। तो मैंने इसलिए अपने ये ख्याल कैसे आया आपके? बस ये मुझे उस टाइम मुझे भी नहीं पता था। मैं कितनी बड़ी थी आप जब ये ख्याल आया कि मुझे अपने सरनेम नहीं लगाना है अपने? नाम के पीछे भी एक स्टोरी है, जो नाम मैंने खुद बदला था अपना। अच्छा, बताइए थोड़ा। मेरा नाम तरन्नुम था,
तो मैं स्कूल गई थी। जब स्कूल में गई तो मुझे बच्चों ने चिढ़ाया वहाँ पे कि तरन्नुमड़ी कुछ करके। मैंने बहुत रोई आके घर आके। मेरी सिस्टर थी तो उसकी सिस्टर ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा स्कूल नहीं जाना है, मुझे बच्चे चिढ़ा रहे हैं, मुझे नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन्होंने सडनली बोला कि उनकी फ्रेंड का नाम था कि खुशबू रख दें। मैंने कहा हाँ। अच्छा। तो वहां से मुझे अपने नाम से ना प्यार हो गया। लेकिन सरनेम तब भी आपके घर वालों ने इंसिस्ट नहीं किया कि सरनेम लगाना है? नहीं, वो मेरी बहन, हाँ मेरी बहन तो फिर भी लगाती है, उन्होंने लगाया नहीं वो नाम, मतलब खुशबू उन्होंने रख दिया। स्कूल में जाके इतना वो नहीं था क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब जिस मैं फैमिली से आती हूँ वो मिक्सअप है, मतलब ऐसा कोई रिजिड फैमिली नहीं है, वरना मैं आज यहाँ होती भी नहीं अगर वो रिजिड टाइप के होते। मतलब ऐसा कभी उन्होंने लगाया भी नहीं, ना ख्याल आया, ना उसके बाद बोला गया कि लगाओ। तो वहाँ से जब मेरा नाम वो खुशबू रखा गया, उस पर तो मुझे और चिढ़ाते थे बच्चे, लेकिन मुझे वो अपना नाम ही इतना प्यारा लगता था। फिर जैसे बड़े होते गए, 12th में गए, 11th में गए, तो मुझे अपने नाम से ना और प्यार बढ़ते चला गया। मुझे पसंद नहीं था मेरे नाम के आगे, मैम बोलती भी थी क्या है आगे पीछे की कोई कॉलम बढ़ना होता है, ऐसे नहीं होता, अब बताओ अपने पापा का नाम बताओ, या जो वो लगाते हैं। मैंने कहा नहीं मेरा सिंगल ही, आप खुशबू खुशबू लिख दो डबल। मैं आज भी जब फॉर्म फिल करती हूँ ना तो उसमें खुशबू दो, क्योंकि सरनेम भी मांगता है, तो मैं सेकंड कॉलम में भी खुशबू लिखती हूँ। तो मुझे वो लगाना ही मुझे पसंद नहीं था कि किसी का नाम मेरे आगे जुड़े। मैं अपने आप में खुद कुछ करना चाहती थी कि खुद मेरी एक पहचान है, मैं क्यों उसको किसी से करूं कि मेरे हस्बैंड से जानी जाऊं या अपने फादर के नेम से। एम्पावर्ड गर्ल ही ऐसी बात कर सकती है। वाकई 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 ये बहुत बड़ी बात है कि अपने निर्णय खुद लेना और उस पर कायम रहना, और बाकी लोगों को भी इसके लिए मनवा लेना। रत्ना जी, अब बताया मेरे अंदर बहुत एक फीलिंग है कि जो मेरा सरनेम है रहमान, मेरे फादर का नाम है, जनरेशन वाइज है, वो एजुकेटेड फैमिली से ही आते हैं। तो जब मैंने पढ़ा कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी खोलने वाली जो है एक महिला थी, उनका नाम फेरी करके, फातिमा अल फेरी, तो वो फेरी मेरे दिमाग में गूंजता रहता है। और मैं बिल्कुल जो है ना सरनेम में इंटरेस्टेड वहाँ नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ काश मैं क्यों ना लगाऊँ रेशमा फेरी, क्योंकि वो मुझे इन्फ्लुएंस करती है। तो ये मेरी चॉइस है। तो ये आजकल की एम्पावर्ड लड़कियाँ जो है, हमारा फेरी कहलाना मुझे ज़्यादा हम महिलाएं वाकई बहुत सशक्त होती जा रही हैं और एक दूसरे को भी सशक्त करती जा रही हैं। आज आप ये दोनों जो बात कह रही हैं और जितनी महिलाएं इसको सुन रही होंगी, उनके भीतर भी तो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को लेकर कहीं ना कहीं तो ये सवाल आएगा ना कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं भी तो ये कर सकती हूँ। तो वाकई हम सब एक दूसरे की ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। और जब महिलाएं बोलती हैं और दूसरी महिलाएं सुनती है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है रत्ना जी, वो खुद को अपने आप से जोड़ती है कि ये भी महिला है, मैं भी महिला हूँ। तो ये पॉजिटिव चेंज आ सकता है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। और कामयाब महिला के पीछे, हर कामयाब महिला के पीछे एक कामयाब महिला का हाथ होता है। तो ये बात जो है शायद अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक तरह से हमें देखने को मिलेगी, जैसे से वक्त बदल रहा है। और अब तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ गया है, तो अब महिलाएं नीति निर्धारण में भी आएंगी। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि पूरी दुनिया भर की महिलाएं जो हैं वो सशक्त हों और एक दूसरे के साथ जो है वो सिस्टरहुड का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर चलें और आगे बढ़ती रहें। खुशबू, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और आप जिस तरह से काउंसलिंग करती हैं, जैसे आपने बताया कि महिलाएं जब ये कहती हैं कि नहीं मेरे पति की गलती नहीं है, वो तो उस औरत की गलती है, और आपने जो बात कही कि नहीं आपका सिक्का खोटा है, ये वाकई ये सब बातें बतानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सदियों से जो दिमाग में जिस तरह की कंडीशनिंग हुई है महिलाओं की, तो वो चल रही हैं, वो सोच बदलनी ज़रूरी है। शायद तभी हम पूरी तरह से सशक्त हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहती हैं, अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं, आप ज़रूर जिएं, अपने उसूल खुद बनाएं, खुलकर जिएं, खूब खुश रहें, बहुत अच्छी रहें और सभी बहनों का, दुनिया भर की बहनों का साथ दें। शुक्रिया।